Hello friends, this is our new channel and we are from going to start our channel through DAV from class 8. So we shall start our first chapter from chemistry part, which is chapter 6, source of energy. What do you mean by source of energy? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि सोर्स जहाँ से हमें वो चीज़ मिलता है, और एनर्जी यानी एनर्जी तो आप सबको पिछले क्लास में पढ़ाया होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग, हमारी क्षमता किसी काम को करने की। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम इसके रीडिंग से करते हुए इसको आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी इज़ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी शरीर की क्षमता काम करने की। इन अर्लियर केसेस वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिक, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर एंड सो ऑन। हमने क्लास 6 में जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिक, लाइट एंड साउंड एंड न्यूक्लियर एनर्जीज वी विल स्टडी दिस टाइम इन आवर जियोग्राफिक क्वेश्चन। मैं जियोग्राफी में न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी कुछ वीडियो अभी आगे चल के बनाऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। दीज आर इंटर कन्वर्टिबल एनर्जी हाउएवर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये ऐसी एनर्जीज हैं इंटर कन्वर्टिबल हाउएवर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये ना क्रिएट कर सकते हैं हम ह्यूमंस, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल अवर एक्टिविटीज़। हम एनर्जी अपने सभी काम को पूरा करने के लिए करते हैं। फॉर बेकिंग चपातीज और कुकीज़, टू स्टैंडिंग एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस एंड बेकिंग चपातीज और कुकीज़ टू सेंड एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। हम कई बार चपातीज, ये हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जितने भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं काम अपने डेली लाइफ में काम करने के लिए, वो अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों में होते हैं। वी ऑलरेडी नोज दैट द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। सब्सटेंस जो खुले हवा में हीट प्रोड्यूस करते हैं जलने पे, उन्हें फ्यूल्स कहा जाता है। तो ये आप डिफाइन याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादातर। फिर हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग नए नए तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वी विल क्लासीफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस जहाँ से वो निकलते हैं या मिलते हैं हमें। तो फर्स्टली इज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल एनर्जी रिसोर्स आर दोज विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचुरल। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स में ये होता है, जो चीज़ हमें नेचुरली यानी वातावरण से हमें पहले से ही मिल जाए। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी, विंड एनर्जी, हवाएं, एनर्जी फ्रॉम वाटर, हाइड्रो एनर्जी, और इसको हम हाइड्रो पावर एनर्जी भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वाटर से। अ सम ऑफ सच नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल सोर्स एनर्जी। नाउ आवर सेकेंड वन इज ऑकरेंस। सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक एनर्जी सोर्स आर दोज दैट यूज मैन मेड मटेरियल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सिंथेटिक यानी क्या होता है? सिंथेटिक यानी कि जो इंसानों की, ह्यूमंस की मदद से बनते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल्स हम ह्यूमंस ही फाइंड किए हैं, हम इन्हें बनाए हैं। स्टोर्ड इन द बैटरीज हम ह्यूमंस ही बना सकते हैं, ना कि बैटरी हमें प्राकृतिक बन के मिल जाएगी, लोहा लक्कड़ जुड़ा हुआ सब चीज़। इसके लिए हम ह्यूमंस रहते हैं बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे यूज्ड इन कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस एक्सेट्रा। जो हमारी बैटरी होती है वो हमारे कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होती है, वॉचेस में इस्तेमाल होती है, घड़ी में, घर के घड़ी में देख सकते हैं इस्तेमाल होती है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं।
अब चलिए हम इसके पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट्स, मतलब कि किन किन स्टेट्स में होते हैं। तो हम ज़्यादातर हमेशा से हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, 3 स्टेट पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं सॉलिड। सॉलिड में क्या है हमारा, फायरवुड लकड़ी, चारकोल, ये कोल का एक तरह का हिस्सा होता है। हम आगे इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। कोल, कोयला आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, ये सब सॉलिड, क्योंकि आप देख सकते हैं लकड़ी भी अपने सॉलिड स्टेट में होती है, और चारकोल भी, वो भी एक सॉलिड स्टेट, और कोयला भी एक सॉलिड स्टेट में होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड, लिक्विड। कैरोसिन, मिट्टी तेल, पेट्रोल, आप सब जानते हैं पेट्रोल एंड डीजल आर ऑल लिक्विड फ्यूल्स, ये लिक्विड एग्जाम्पल हैं फ्यूल्स के। और तीसरा गैसियस, पेट्रोलियम गैस, ये हमारी हो सकते हैं जैसे एलपीजी, सीएनजी। देखिए यहाँ पे आगे बताया, कॉमनली यूज्ड एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारा एलपीजी हमारे घर के किचन में इस्तेमाल होता है, जो गैस होता है। एंड नेचुरल गैस, ये हमारे नेचुरल गैस होते हैं, ज़मीन के नीचे से हमें मिलते हैं। ऑल्सो यूज्ड एज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसा ये हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑटो में एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल, ये हमारे गैसियस फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एबिलिटी, इनकी क्षमता। एबिलिटी यानी क्षमता, किसी की क्षमता। तो पहले हमारा रेन्यूएबल। और रेन्यूएबल क्या होता है, जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक, अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ। ये नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नेचुरल यानी वातावरण से होती है, जो अपने आप को वापस रिप्लेनिश, यानी कि आप बोल सकते हैं अपने आप को वापस भर लेती है, अपने आप को वापस इकट्ठा कर लेती है, वो भी कम समय में। एग्जाम्पल जैसे विंड तो हमारा पेड़ों से मिल जाता है कम समय में। उसके बाद सन एनर्जी, सन हमें हमेशा एनर्जी देते रहता है, लाइट एनर्जी। फिर बायोमास फ्रॉम प्लांट्स, ये भी हमें प्लांट्स मिलते हैं। और हाइड्रो पावर, जैसा मैंने पानी से बताया, देखिए यहाँ लिखा है फ्रॉम वाटर, आर ऑल रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब हमारे रेन्यूएबल, जो कभी ख़त्म ना हो। ये रेन्यूएबल सोर्स जो हमारा होता है, ये रेन्यूएबल रिसोर्स, इसे हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी बोले जाते हैं। इनएग्जॉस्टिबल, रेन्यूएबल रिसोर्स को आप इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। आइए दूसरा पढ़ते हैं, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ये वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और वापस बनने में भी बहुत समय लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एनर्जी रिसोर्स विच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी रिसोर्स विच गेट यूज्ड अप, जो एक बार इस्तेमाल हो सकता है, एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, जल्दी रिप्लेनिश, जो रिप्लेनिश्ड यानी वापस नहीं मिल सकता। और रिप्लेनिश्ड, या फिर जब वो रिप्लेनिश्ड हो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि शॉर्ट पीरियड के टाइम में नहीं हो सकता, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कोल। ज़्यादातर आप लोगों को पता हो कोयला कम से कम कितना साल लेता है, 1000 साल, तो जाके फिर वो बनता है कोयला। जैसे कि हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स इनएग्जॉस्टिबल कहता है, उसी तरह हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल है। फॉसिल फ्यूल्स, जो बहुत समय लेते हैं फॉर्म होने, लाइक पेट्रोलियम। पेट्रोल को आप पेट्रोलियम, ये बहुत समय लेता है फॉर्म होने में, इसी से हमें पेट्रोल मिलते हैं, वैक्स मिलता है, फिर और भी बहुत चीज़ मिलते हैं। इसका हम लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद नेचुरल गैस, जैसे एलपीजी, सीएनजी एंड कोल, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं डू जिससे हमें बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। देखते हैं क्या है डू में। डू यू नो a reasonable good estimate of the quality of a fuel can be attained through what is known as its calorific value। कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ सकते हैं, जैसे समझिए मैंने एक लकड़ी जलाया, ठीक, और उस लकड़ी से जितना तेज आँच समझ सकते हैं, लाइट, मतलब कि आँच, आप लकड़ी से, मान लीजिए आप ठंडी में और उसको लकड़ी जलाएं और उससे जितना तेज आँच निकलता है, वो गर्मी, हीट
उसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। जैसे द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड, हीट उसकी आज गर्मी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड अंडर आइडियल कंडीशन। जब ये एक फ्यूल को आप बर्न करेंगे ना तो उसकी आइडियल कंडीशन में पूरी तरह कंप्लीट होने पे वो कम से कम मान लीजिए वो आपको 40 केजे पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू देता है। जैसे आइए एग्जांपल पढ़ लेते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 30,000 केजे पर केजी। केजे पर केजी क्या होता है? ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। केजे यानी होता है किलो पर जूल्स। ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के कंबशन में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझाया हुआ है। केजे यानी किलो जूल्स। इसका मतलब है जूल्स आप समझे सकते हैं जैसे कि जो धूप मतलब कि जो हीट निकलता है जलने पे किसी सामान से, जूल्स उसको, जैसे हम आपका वेट नापने के लिए हम किलो में करते हैं, तो ऐसे हीट को नापने के लिए किलो जूल्स करते हैं। तो हीट को नापने का क्या होता है? केजे पर केजी। केजे का फुल फॉर्म होता है किलो जूल्स और केजी का तो किलो, आप किलोग्राम जानते हैं। एंड अगर हम एक लकड़ी को जलाएंगे तो कम से कम उसमें 20,000 किलो जूल्स किलोग्राम से हीट निकलेगा। द वैल्यू इंडिकेट द कोल इज़ अ बेटर फ्यूल देन द वुड। ये हमें बताता है कि कोल जो कि है वो वुड यानी लकड़ी, कोयला जो है वो लकड़ी से ज़्यादा अच्छा फ्यूल है, क्योंकि वो हमें 10,000 गुना ज़्यादा हीट लकड़ी से देता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल। एज अ प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड आर मेट थ्रू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मेनली फॉसिल फ्यूल। जैसा कि अभी प्रेजेंट का समय है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नॉन रिन्यूएबल सामान से होते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड मेकअपिंग सामान एंड अदर थिंग्स, एंड नेचुरल गैस आप जानते होंगे, एंड कोल यानी कोयला। फॉसिल फ्यूल्स ना, आइए हम डिफाइन पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वेयर फॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। आप इसका मतलब समझ गए होंगे। फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड बिकॉज, ये फॉसिल फ्यूल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर, 1,000 साल, 1,000 करोड़ साल कम से कम, उससे भी ज़्यादा लेते हैं कई बार। बाय द एक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, जो धरती के अंदर जैसे कि ये लोग दफन हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आगे आप लोग चलेंगे तो यहाँ पे मैं इसको नीचे में आपको ऑकरेंस फॉर्मेशन ऑफ कोल में यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो वहाँ पे कम से कम ये धरती के नीचे बहुत समय तक रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे धरती का कुछ एक्शन होता है जिससे फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। प्रेशर फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। आप फॉसिल फ्यूल्स के डिफाइन को याद कर सकते हैं, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट देन इन सम डिटेल। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक? वुड एज अ फ्यूल। वुड यानी क्या होता है? लकड़ी। वुड एज अ फ्यूल, जैसा कि आपने अभी आपको समझाया, वुड यानी लकड़ी, एज अ फ्यूल लकड़ी एक फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। वुड इज़ अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वुड क्या है हमारा? रिन्यूएबल यानी कि ख़त्म ना होने वाला नेचुरल रिसोर्स यानी लकड़ी। द कंबशन ऑफ अ वुड इज़ करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि कंबशन, आप जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का वो कंबशन होगा, उसके आपको डिफाइन में समझाऊंगा मैं कंबशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं। वुड कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। लकड़ी से हम खाना बना सकते हैं और हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं। खाना हम पहले ज़माने में जैसे देखते थे लकड़ी चूल्हे पे ही खाना बनता था लकड़ी से, और वो बहुत ही हीट प्रोड्यूस करते। इट में occasionally be used in steam engines and steam turbines that generate steam engines। यानी कि जैसा आप देखते थे पहले ज़माने में जो रेल ट्रेन चलती थी वे कोयले से ही चलती थी और लकड़ियों के जलाने से। तो लकड़ी के जलाने से उतना नहीं प्रोड्यूस हो पाता था हीट, तो वहाँ पे कोयला जलाते। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, तो कोयला और लकड़ी दोनों मिल के उसमें जलाया जाता था। ठीक, दूसरा यहाँ पे
स्टीम टर्बाइंस यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, वहाँ पे कोयला भी जलाया जाता है, लेकिन कोयला का अमाउंट ज़्यादा होता है, लकड़ी थोड़ा कम होता है। ठीक, अब आते हैं कंबशन ऑफ वुड प्रोड्यूस हीट विच कैन बी पुट टू अ वेराइटी ऑफ यूजेस। जो कंबशन में यहीं पे समझा देता हूँ आपको एक शॉर्ट फॉर्म में। कंबशन होता है जैसे कि आपका, अगर आपने किसी चीज़ को जलाया वो पूरी तरह से जल गया, जैसे समझ सकते हैं अगर आपके घर में मोमबत्ती जलाए, लाइट कट है, तो मोमबत्ती में 3 परत होती है, जो हम कंबशन चैप्टर अपने नेक्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें 3 परत होता है। सबसे नीचे वाला परत जो कि वो एक मतलब कि धागा रहता है वो जलता है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। उससे बाद जो बीच वाला होता है, बीच वाला जब जलता है तो वो पूरी तरह नहीं जलता है, उसमें से देखते होंगे कई बार मोमबत्ती में से कुछ काला काला निकल के उड़ता होगा, उसे सोक बोलते हैं। और जो एकदम टॉप वाला होता है उसको हम हीटेस्ट जोन बोलते हैं, क्योंकि उसमें सब चीज़ जल जाता है, उसमें से कुछ नहीं बचता जलने के लिए, वो सारा चीज़ को जलाते हैं। जो सोक भी होता है उसको भी वो जला देता है, फर्स्ट एकदम टॉप लेयर इतना तो ये कंबशन है, उसी कैरेक्टर से एग्जांपल है। ठीक, वैरायटी ऑफ हाउएवर इट आल्सो प्रोड्यूस अदर गैसेस लाइक CO2। लकड़ी हमारा जलने पे CO2 प्रोड्यूस करता है, जैसे कि जानते हैं आप, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, विच आर अनडिजायरेबल, इरिटेटिंग और डेंजरस, जो कि हमारा जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है तब भी वो जलने पे तो होते हैं, वो एक तरह से इरिटेटिंग होते हैं। देखते हैं कई बार धुआं जाता है, इरिटेटिंग होता है, मतलब कि धुआं कई बार नाक में चाहे छींक वीक आता है या फिर बहुत अच्छा नहीं लगता है हमें। और ये हमारे, अगर मान लीजिए अगर आप रूम में किसी में बंद हो गया, वहीं पे कुछ जल गया लकड़ी वकड़ी और उसका जो धुआं हो गया, रूम पूरा धुआं धुआं हो गया, अगर आप उसी धुएं को सांस लेंगे तो आपके मतलब कि जो लंग्स होंगे उनमें ये हवा जाके बहुत डैमेज करेगी, आप बेहोश भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक और डू यू नो है, उसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड फ्रॉम फॉरेस्ट कैन कॉज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सॉइल इरोजन। जैसा कि द एक्सेसिव रिमूवल, एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा, रिमूवल यानी हटाना, वुड काटना, लकड़ी काटना, फ्रॉम फॉरेस्ट जंगल से, कैन कॉज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट यानी जंगली जानवर, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल कई बार जंगली जानवर शहरों में पहुंच जा रहे हैं, वही होता है कि जानवर अपने जंगल के से निकल के शहरों में जाना है। एंड सॉइल इरोजन होता है यानी कि जैसे कि एजेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, जो हम अपने क्लास 7 के SST में पढ़े थे। ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन वो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे पानी मान लीजिए, हवा मान लीजिए। ये पानी अगर जहाँ हमारा बहते जाता है वहाँ देखते होंगे रेतीला रेतीला हो जाता है, नदियों में देखते होंगे उसके नीचे रेतीला रेतीला होता है। ये क्यों? इसलिए क्योंकि वो मिट्टी को एकदम कमज़ोर बना देता है वहाँ की, और वो मिट्टी ज़मीन धंस जाती है। और जैसे कि रेगिस्तान में हमारा देखते हैं टेम्परेचर के कारण सुबह एकदम तेज़ गर्मी और रात को एकदम ठंडी के कारण वहाँ की मिट्टी बालू की तरह हो गई, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। एंड द कंबशन रिलीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट्स बायोडिग्रेशन रोटेटिंग। ये कुछ खास नहीं है, वो लकड़ी जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यही है। और अब हमारा अगला टॉपिक है कोल। कोल इज रिडली कंबसल ब्लैक रॉक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। हमारे अब के ज़माने में तो नहीं होता, अब के ज़माने में हम LPG यूज़ करते हैं, सिलेंडर्स। ये एक तरह से कोल हमारा फ्यूल है, ये भी फ्यूल है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक, और ये अच्छे से बर्न हो जाता है। हाउएवर इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फाउल स्मेलिंग गैसेस विच कॉज एयर पोल्यूशन। जब देखे होंगे आप कि कोई कोयला जलता हो, वो बहुत धुआं निकालता होगा, तो वो जो धुआं रहता है ना जलता है, वो उसके अंदर की, कोयले के अंदर की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। और आप जानते नहीं होंगे, या मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप जानते भी होंगे, जहाँ से कोयला निकलता है जब खदान से, तो कोयला जब निकलता है तो उसके साथ कई मतलब कि बहुत ख़तरनाक गैसेस निकलती है। तो वो अपने आप जब कोयला ज़मीन के नीचे से निकलता है तो वो इतना गर्म रहता है कि वो जलना शुरू हो जाते हैं उन गैसेस के कारण। अगर आप वो स्मेल ले लेते हैं गैसेस को ज़्यादा, तो आप मर भी सकते हैं, और लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है मरने का, आप ज़िंदा भी रह सकते हैं अगर आपको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए या आपको अच्छी चेकअप हो जाए। वर्ल्ड वाइड कोल अ फॉसिल फ्यूल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोल जला के हम पानी को भाप बनाते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में।
ना ऑकरेंस ऑफ कोल, हमारे यहाँ कोल कैसे बनता है। कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसा मैंने बताया धरती के अंदर मिलता है, बहुत ही अंदर। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन झारखंड, भारत में बहुत जगह जहाँ जहाँ ज़्यादातर कोल्स माइंस लोकेटेड हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ निकलता है कोल, लेकिन यहाँ इन सब के मुकाबले आधा नहीं बोल सकते, आधा से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं। और यहाँ पे द लार्जेस्ट कोल माइंस आर बोकरा इन झारी इन झारखंड एंड रा, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। फॉर्मेशन ऑफ कोल, अब यहाँ पे मैं बताऊँगा फॉसिल फ्यूल्स भी कैसे फॉर्म होते हैं और कोल्स भी कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गॉट बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। कोल कैसे फॉर्म होता है और फॉसिल फ्यूल्स भी इसी तरह फॉर्म होते हैं। कोल के लिए तो प्लांट का बरीड अंदर चाहिए होता है, प्लांट का जो लकड़ी होता है या पत्ता वत्ता होता है उससे फॉर्म होता है। और पूरा तरह का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जानवरों के भी मरे हुए शरीर, एनिमल्स एंड प्लांट बरीड से होते हैं। तो क्या है, कोल हमारा कैसे फॉर्म होता है, प्लांट रिमेन से फॉर्म होता है जो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। Over a large period of time, the chemical and the physical properties of this plant remain were changed through geological action that led to creation of solid material. Over a large period, जैसा कि मैंने आपको बताया millions of period times के बाद द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लांट, केमिकल एंड फिजिकल आप पढ़ें आगे जाके पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर के केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स, दीज रिमेन्स जो कि ज़मीन के अंदर की धंसे हुए होते हैं उनके हिस्से वो चेंज हो जाते हैं। जियोलॉजिकल एक्शन, धरती के अंदर कुछ मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता है कुछ धरती के अंदर करोड़ों साल उनके रहने के बाद, तो वो एक्शन के बाद वो एक नए तरह के पदार्थ, क्रिएशन टू अ न्यू सॉलिड मटेरियल, एक नए तरह के मजबूत सॉलिड तो आप जानते हैं मटेरियल में फॉर्म हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये कार्बोनाइजेशन हमारे क्वेश्चन में आंसर में भी है और इसको आप याद कर लीजिए, ये अक्सर डीएवी में हमेशा या फिर दूसरे स्कूल्स में हमेशा गारंटी के साथ ये 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। ये आपको याद करना होगा, चाहे आप इसे याद करना चाहें या ना करना चाहें, ये ज़रूरी है आपको याद करना। अब आते हैं हम टाइप ऑफ कोल्स। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, मतलब कि धरती के नीचे वो डिपेंड होता है कि कितने गर्मी के अंदर और कितना प्रेशर उसके ऊपर है। एंड टाइम पीरियड फॉर विच फॉसिल फ्यूल रिमेन बरीड अंडर द सरफेस, वो कितने समय से धरती के नीचे बरीड है। वो जितना ज़्यादा समय धरती के नीचे रहेगा उतना ही अच्छा वो कोल निकलेगा और जितना अच्छा उस पर गर्मी का प्रेशर होगा जो कि केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है उसको। फिर उसके बाद है सरफेस ऑफ अर्थ, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल्स हैव बीन फॉर्म। हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल होते हैं, अलग अलग तरह के 4 तरह के होते हैं कोल, हमारे पास 4 तरह के होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स आर, हमारे पास जो डिफरेंट होते हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल differ from each other in terms of their content of violation material and percentage of carbon and other element present in them। ये अलग अलग इन्हें हम किस तरह से अलग अलग किस तरह से इन 4 तरह के कोल्स को हम बनाएं। वायलेशन, उनके शेप साइज ऑफ मटेरियल एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, इनमें जो कार्बन जो ख़राब गैस होती है जो कचरा भरा होता है, एंड मॉइस्चर आप लोग जानते हैं, एंड अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द, एंड अलग तरह के एलिमेंट उसमें जो प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमारा है पीट। इट इज़ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज़ मेड ऑफ 30% ऑफ कार्बन, ठीक। ये जो कार्बन, जिस कोल में जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो कोल उतना ही बेस्ट ग्रेड का कोल कहलाएगा। तो ये पीट होता है, ये हमारा इसमें 30% ऑफ कार्बन होता है। इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये जो पीट होता है, जो हम जल्दी जिस कोल को निकाल लेते हैं ना उसे पीट बोलते हैं। इसमें 30% कार्बन होता है। ये समझ लीजिए आपका कोल मतलब कि अभी बनना शुरू हुआ था और आपने उसे निकाल दिया। ये हमारा लिग्नाइट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%।
38% इसमें कार्बन होता है। इट रिगार्ड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, इसे हम सबसे नीचे कोल ग्रेड ऑफ कोल बताते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया पीट और लिग्नाइट ये दोनों। इट हैज़ बीन यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इनका इस्तेमाल हमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए करते हैं। अब आते हैं हम बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस है 65% ऑफ कार्बन, इसमें 65% कार्बन होता है, मतलब कि ये 100% में से 60% अच्छा कोल होता है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन एंड मेकिंग ऑफ अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक, इसे हम कोक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से अभी मैं आपको कोक और अदर कोलतार, इधर कोलतार कोल गैस के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे है लास्ट एंथ्रासाइट, इट हैज़ हार्ड कोल एंड कंटेंट ओवर 90% ऑफ आवर, ये हमारा एंथ्रासाइट होता है, ये कोल का सबसे बेस्ट ग्रेड होता है एंथ्रासाइट, कोल का बेस्ट। और ये ज़्यादातर हमारा उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये एंथ्रासाइट मिलता है। इसमें 90% कार्बन होता है और इसमें खाली 10% कचरा होता है, बाकी का पूरा 90% कोल जो हमारे लिए होता है पूरा इस्तेमाल होता है। इसे आप देखेंगे तो ये दिखने में एकदम चमकीला कोयला होता है, बहुत ही चमकता है, इसे तभी हमें इसको इतना अच्छा ग्रेड बोला जाए। इसे आप देख देख के बोल सकते हैं कि अगर आपको पता भी नहीं होगा तब भी इसको आप बोल सकते हैं, अगर आप चमकता हुआ एकदम साफ कोयला देखेंगे तो आप बोल सकते हैं अच्छा हाँ वो तो या फिर बिट्यूमिनस होगा या तो एंथ्रासाइट होगा। इट इज़ रिगार्ड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, जैसे मैंने आपको बताया सबसे अच्छा ग्रेड होता है क्योंकि इसमें खाली 90% पूरा काम का होता है और मात्र इसमें हमारा 10% कचरा होता है, इम्प्यूरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ होता है, इसमें 10% कचरा होता है और 90% यूज़ का होता है। अब आते हैं हमारा नया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इस प्रोडक्ट। ये जो आप अभी हम कोल के बारे में पढ़े, इसका मतलब कि एक एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं कौन सा अच्छा ग्रेड का कोल होता है, किसमें कितना % अच्छा कार्बन होता है और कितना % फालतू होता है, ठीक, बेकार होता है, वो आप एक बार याद कर सकते, क्योंकि इसके बारे में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स के बारे में क्वेश्चन आता है और उनके एक एक पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। ये हमारा एक तरह का प्रोसेस होता है कोल से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने के लिए। तो होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो कोयला होता है उसको जब ज़मीन से निकाल लेते हैं हम तो इतना गर्म करते हैं, मतलब कि प्रोसेस के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इतना गर्म करते हैं, इतना जलाते हैं, इतना गर्म करते हैं, वो भी एयर के बिना, एयर वहाँ पे नहीं रहता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। इसको मैं इसलिए आपको हिंदी में भी समझाता हूँ कि आप समझ जाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगा। वी ऑब्टेन मैनी प्रोडक्ट लाइक कोक, कोलतार एंड कोल गैस थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस से हमें कोक मिलता है, कोलतार मिलता है एंड कोल गैस। अब आते हैं पहला कोक। इट हैज़ अ हार्ड एंड फ्यूरियस सब्सटेंस, इट मेन यूज आर लिसन बिलो। इसके हम कोक के पहले मेन यूज देखते हैं। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये डोमेस्टिक यानी कई बार घर में भी, जैसे कि आप देखते होंगे अंडा बनाने वाले या फिर भट्टी वट्टी में वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और इंडस्ट्रियल फ्यूल, इट स्टोव ऑफ फ्रांसिस, इट गिव लिटिल और नो स्मोक। ये थोड़ा सा ही स्मोक यानी कचरा देता है या फिर वो भी नहीं देता है। अब आते हैं इसका सेकंड यूज। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये कई बार ना हमारा जो कोक होता है ये मेटल, आपका लोहा वोहा निकालने के, स्टील, एल्युमिनियम, ये कॉपर, ये सब निकालने में मदद करता है, अलग करने में। यानी कचरा से जो होता है, जैसे मान लीजिए पत्थर के साथ ये मान लीजिए मेरा पत्थर है और ये मैं कॉपर है हाथ, और ये कॉपर इस पत्थर से जुड़ा हुआ है, तो इस पत्थर को निकालना है और अपने ये कॉपर को पूरा बचाना है, तो ये कोक उस काम में आता है। तो इससे ये पत्थर पूरा अलग हो जाएगा और ये पूरा कॉपर निकल जाएगा एकदम ठीक ठीक हमारे हाथ में। और इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस, CO2 और H2O, ठीक। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसका सेकंड, जो कि कोल को जलाने पे होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे कोलता। इट इज़ ब्लैक कलर्ड विस्कियस लिक्विड, ब्लैक कलर का होता है और चिपचिपा, विस्कियस यानी चिपचिपा लिक्विड होता है, लिक्विड यानी जानते हैं पानी का स्टेट। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक डाइसेस, सिंथेटिक डाइस मैन्युफैक्चर, सिंथेटिक जैसा आपको बताया था कि वो
वहाँ पे जो कि मैन मेड, जैसा कि वो बैटरी बनाने के लिए या फिर दूसरे चीज़ों के लिए केमिकल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रग्स का जो ड्रग्स होता है एक नशीला पदार्थ, उसको भी थोड़ा हेल्प करने में काम आता है, जिससे कि डॉक्टर लोग अच्छे से दवाई बना सके। एक्सप्लोजिव यानी बम। परफ्यूम्स आप जानते हैं। पेंट्स यानी कलर्स। और फोटोग्राफिक यानी फ़ोटो लेने के लिए मटेरियल में। एंड द वन रूफिंग मटेरियल के लिए भी कोल तार, जैसे कि ऊपर देखते हैं कई बार घर के ऊपर छत पे काला काला गिरवा देते हैं कोल तार की तरह, जिससे कि बारिश हुए तो घर के अंदर पानी ना आए। उसके बाद है यहाँ पे हमारा कोल गैस, लास्ट वन, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से आता है। इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस। ये गैस होता है एक तरह से। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल की तरह से यूज़ होता है। डोमेस्टिक फ्यूल आप बोल सकते हैं खाना वाना बनाने के इस्तेमाल में, या फिर दूसरा इंडस्ट्रियल काम में। सेकंड होता है एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, जैसा कि आपको बताया इंडस्ट्रीज़ के काम में आता है। यूजली फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स के बाद। अब आता है हमारा पेट्रोलियम, जिसको मैं आपको समझाना चाहता था। ये मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट और समझने का पॉइंट ये पेट्रोलियम है या फिर ये कोल है, बस। तो आते हैं हम अपने पेट्रोलियम को पढ़ने के लिए। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कियस एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल। जब ये पेट्रोलियम ज़मीन से निकलता है नहीं, ये एकदम मतलब कि बहुत महकता है, बहुत गंदा होता है और चिपचिपा रहता है, और इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये जैसा कि हमारा सऊदी अरेबिया में निकलता है, ईरान ये सब कुछ जैसे हमारा देश उन लोग से खरीदता है। इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन इन अर्थ। ये ज़मीन के नीचे मिलता है, रॉक के बीच में। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा। लैटिन वर्ड से फॉर्म हुआ है। पेट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीनिंग ऑयल। लिटरली इट मीन्स रॉक ऑयल, क्योंकि ये ज़मीन के बीच में, पत्थरों के बीच में हुआ। अब देखते हैं इसको ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ। 500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में पेट्रोलियम मिलता है हमारा। बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्प्रेसिव रॉक्स के बीच में मिलता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजली फाउंड मिक्स विथ सॉल्ट वाटर। ये हमें पेट्रोलियम जो होता है वो सॉल्ट वाटर, नमक के पानी के साथ ज़्यादातर मिला हुआ मिलता है। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर फ्लोट ओवर इट। पेट्रोलियम जो होता है वो सॉल्ट वाटर से ज़्यादा हल्का होता है। तो ये सॉल्ट वाटर के, जैसे मान लीजिए हमारा सॉल्ट वाटर, ये मेरा हाथ पेट्रोलियम है, तो ये पेट्रोलियम सॉल्ट वाटर के ऊपर ऐसे फ्लोट करता है क्योंकि ये ज़्यादा हल्का होता है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड अबव पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जिसके बारे में अभी तक आप जानते हैं, LPG CNG, ये सब नेचुरल गैस उसके ऊपर फॉर्म होते हैं। ट्रैप बिटवीन रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम है। तो अब देखते हैं इसका ये डायग्राम एक बार याद करते हैं। इम्प्रेसिव रॉक, ये हमारा नेचुरल गैस, और ये हमारा पेट्रोलियम। ठीक, ये यहाँ पे हमारा रॉक्स होती है। ये सेलाइन वाटर मान सकते हैं आप एक तरह से। ये सॉल्ट वाटर है, सेलाइन वाटर सॉल्ट वाटर को ही बोलते हैं। और ये हमारा रॉक्स है। नेचुरल रॉक्स हमारे ज़्यादातर इम्प्रेसिव और पेट्रोलियम के बीच में मिलते हैं। ये हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आपको ये पढ़ के अभी मज़ा आएगा जब मैं इसका एग्जाम्पल बताना शुरू करूँगा कि पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है हमें। मुझे इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा यही लगा कि पेट्रोलियम से हमें इतना चीज़ मिलता है, हमें पता नहीं था। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को अलग अलग उसके दूसरे फॉर्म्स में, जिससे पेट्रोलियम से 5, 6, 15, 20 चीज़ें हमें अलग अलग मिलती है, तो वो चीज़ें निकालने के लिए हमें उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। अब ये देखिए हमारा पेट्रोलियम ऐसा होता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूज। पेट्रोलियम से जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं और उसके यूजेस। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। इसकी बहुत ज़रूरत के कारण पेट्रोलियम ज़्यादातर हम उसका एक नाम, पेट्रोलियम को हम 3 नाम से जान सकते हैं। पहला जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा, ये है क्रूड ऑयल, फिर दूसरा रॉक ऑयल, और तीसरा है लिक्विड गोल्ड। वी कैन गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स एंड मेन यूजेज ऑफ ईच ऑफ। अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे इसके मेन यूजेस। ये हमारा पेट्रोलियम होता है जो कि सऊदी अरेबिया, ईरान ऐसे जगह है। तो सबसे पहला है हमारा
रेसिड्यूअल है, इट इज़ द फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट। एस्फेक्टल, इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी लिक्विड, ये काले रंग का होता है और चिपचिपा, बहुत स्टिकी, बहुत मतलब कि जैसे गम की तरह चिपक गया और छुड़ाना होता है। सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन ये लकड़ी है, मान लीजिए इसको स्टिकी लिक्विड बोल सकते हैं, ये हाथ में चिपक जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड एंड कोटिंग द अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिक पोल, ये हमारा डामर बोल सकते हैं इसको, एक तरह से डामर हिंदी में, जो रोड बनाने के काम आता है, रोड्स। और कोटिंग ऑफ अनडिजायरेबल और जो लोहा के पोल्स होते हैं, लंबे लंबे खंबे, उनके इलेक्ट्रिक वायर्स को एक तरह से कोटिंग करने के लिए, टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग, कि उन पे जंग लगने से रोक सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल रिफाइनिंग वाज ओपनड इन पलोइस्ट, रोमेनिया में दुनिया का सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइनिंग ओपन हुआ था। और उसके बाद देखें, पेट्रोलियम से हमें पता ही नहीं था कि डामर मिलता है, डामर से हमें पता भी नहीं था कि इतना तो पता था रोड बनता है डामर से, लेकिन ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक पोल्स बनते हैं। इसका पहला चीज़। अब देखते हैं सेकंड, पारामीशियम वैक्स। पारामीशियम, इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड, ये सफ़ेद रंग का होता है और सॉलिड कलर का, विच इज़ ऑफन यूज्ड एज अ ग्रीस। ग्रीस देखते हैं ना, जो मशीन्स में लगाते हैं जिससे मशीन आराम से चले और उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, चिपक लोहे कई बार ख़राब हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वैसलीन, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स, इससे हम लोग कई बार वैक्स कैंडल जो होते हैं, मोमबत्ती, वो भी बनाते हो। ऑइंटमेंट्स, ये आप एक तरह से बोल सकते हो ऑइंटमेंट्स को, क्या बताएं आपको, ऑइंटमेंट्स एक तरह से हो सकता है आपका, एक तरह से हिस्सा हो सकता है ज्वेलरी का, ठीक। और ये वैसलीन, ये आपका ये क्रीम श्रीम थोड़ा सा बनाने में ये होता है। और तीसरा होता है लिब्रिकेटिंग ऑयल, इट इज़ अ विस्कियस ऑयल यूज्ड फॉर लिब्रिकेशन मशीन, ये हमारा मशीन में जो तेल देते हैं ना, उसी तेल को ल्यूब्रिकेशन ऑयल बोलते हैं, इससे मिलता है। देख लें आपको यहाँ पे रोड 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट मिल गए, वो भी सिर्फ रेसिड्यूअल ऑयल में। अब देखते हैं इसका सेकंड, फ्यूल ऑयल, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स, ये मशीन्स के बॉयलर्स में होते हैं, एक नट्स के अंदर वो इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे डीजल, इट इज़ यूज टू रन जनरेटर एंड हैवी मशीन। डीजल तो आप लोग जानते हैं, वो भी पेट्रोलियम से फॉर्म होता है, सच एज बसेज एंड ट्रैक्टर। और उसके बाद केरोसिन, मिट्टी तेल, इट हैज़ बीन यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज लैंटर्न्स, लालटेन गाँव में देखते होंगे ना, उसी को बोलते हैं लैंटर्न्स। और यहाँ पे गैसियस ऑयल्स और पेट्रोलियम, गैसियस ऑयल्स भी हमें यहाँ तक कि पेट्रोलियम से मिलते हैं और पेट्रोल भी। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल्स इन कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई किलिंग, पेट्रोलियम से हम जानते हैं ड्राई किलिंग भी करते हैं। पेट्रोलियम इतना हल्का होता है ना कि मान लीजिए आपके कपड़े में दाग लगा है, तो ड्राई किलिंग वाले पेट्रोलियम को उस कपड़े, उस दाग के ऊपर डाल देते हैं। ये दाग है, इसके ऊपर मैंने पेट्रोलियम डाल दिया, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, पेट्रोलियम हवा में उड़ जाएगा और साथ साथ ये दाग को भी गायब कर देगा। हाईली रिफाइंड पेट्रोलियम एविएशन के लिए यूज्ड इन एरोप्लेन्स, ये हाईली, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं ना, जिन्हें रिफ़ाइन किया जाता है, उन्हें हम एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं, एविएशन फ्यूल। और लास्ट है पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम गैस, इट इज़ अ लिक्विड अंडर प्रेजेंट दैट इज नॉन लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपीजी सिलेंडर का गैस यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। फ्रेंड्स, आपको मैं सोच रहा हूँ अभी अच्छे से समझाने की, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर आपको कहीं समझ नहीं आएगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख के उसको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। पूरा वीडियो आप देखेंगे, आप उतने ही अच्छे से समझेंगे, और मैं लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी भेजूँगा। तो आइए, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल दैट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम इन ऑयल। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, ये डायग्राम, यहाँ पे पेट्रोलियम के साथ ही फॉर्म होता है, बस पेट्रोलियम के ऊपर के लेयर में होता है। और तो यहाँ पे सही बोला है, अपनी नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल। जब ये कंप्रेस्ड करके स्टोर कर दिए जाते हैं ना, तो इन्हें कंप्रेस, तब इन्हें बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। अब है in India, gas field have been discovered in गोदावरी कृष्णा बेसिन। गोदावरी कृष्णा बेसिन जो रिवर है, उसके बेसिन में हमें ये सीएनजी मिलता है, और नेचुरल गैस जैसे एलपीजी मिलते हैं। और मुंबई हाई एंड त्रिपुरा, ये मुंबई हाई का एक फ़ोटो है,
और हाई त्रिपुरा एंड त्रिपुरा में भी मिलता है, गोदावरी बेसिन्स पे मिलता है। अब आते हैं हम यूज़ ऑफ नेचुरल गैसेस के यूज़ क्या आते हैं। इट बर्न्स रेडिली एंड हैज़ हाई कैलोरीफिक, ये बहुत ही जल्दी तुरंत आग पकड़ लेता है। जैसा कि आप देखते होंगे घर में एलपीजी जलाने के लिए आप एक बार लाइटर से ऐसे बस उसको क्लिक करते हैं, जो उसमें से लुत्ती निकलता है चिंगारी, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। एंड इट हैज़ हाई कैलोरीफिक, ये बहुत ही तेज़ बहुत तेज़ आग देता है। इट इज़ देयर फॉर यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, ये घर में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में काम के लिए। इट ऑल्सो यूज एज अ बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल एज अ बेस इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइज़र्स के भी इस्तेमाल में होता है। फर्टिलाइज़र जैसे आप बोल सकते हैं कि मैन्योर तो आप जानते होंगे, जो गोबर खाद होता है, उसी तरह ये फर्टिलाइज़र होता है जो ह्यूमंस द्वारा बनाया जाता है। और मैन्योर जो अपने आप कचरा, जैसे गाय का गोबर होता है या फिर कुछ प्लांट वांट दब जाते हैं ना, तो उनको कुछ समय के बाद निकालते हैं, तो वो सब खाद होता है ना, उन्हें मैन्योर्स बोला जाता है। और ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये भी एक तरह से खाद ही होते हैं, लेकिन इसमें इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, क्लीनर फ्यूल्स। Economic depend on and rapid growing population and putting a strain on the environment, infrastructure and different natural economic development। इकोनॉमिक जैसे कि आप जानते हैं डेवलपमेंट होता है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आर पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन, जो कि एक बहुत ही तरह मतलब कि जैसे बोल रहे हैं कि हमारे जैसे जैसे ग्रोथ होते जा रहा है पॉपुलेशन में, वैसे वैसे हमें सामानों की ज़रूरत भी होती जाती है ज़्यादा। इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आर ऑल वर्सिंग एंड प्रॉब्लम्स। ये सब हमारे ज़्यादा पॉपुलेशन होने का, हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटते जा रहे हैं तो सॉइल इरोजन बढ़ते जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, लगे एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाते जा रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट्स को खतरा हो जाए, एंड अदर प्रॉब्लम्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, ये बहुत ही कचरा फैलाते हैं, मतलब कि बहुत ही पॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि CO2 जलता है तो उसमें कोयला में से कितना कचरा निकलता है, और पेट्रोलियम में से देखते हैं आप, ये लोग सब जलते हैं तो बहुत CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। द प्रेजेंट डे स्ट्रेटजी टू एड्रेस दिस इन्वायरमेंट इशू इज़ टू डेवलप टेक्नोलॉजी दैट यूज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन्हें पोल्यूशन को रोकने के लिए जितना हम कोशिश करें, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, जो कभी ख़त्म ना हो, वो पोल्यूशन मतलब कि बोल सकते हैं एकदम ना मात्रा की, या फिर करते ही नहीं हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। और इनका जो कि है फॉसिल फ्यूल्स जो बनने में बहुत समय लेते हैं, इनका इस्तेमाल कम करें, सिर्फ जहाँ बहुत ज़रूरत हो वहीं करें। सच एज बायोमास, वाटर, विंड एंड सोलर पावर एनर्जी, इन सबको हम ये सब देखते हैं कि धूप हमें जो सोलर एनर्जी देता है उससे वो कचरा नहीं फैलाता है। पानी होता है, पानी कचरा थोड़ी फैलाते हैं, वो हमारी टाइडियल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। विंड भी हमारी मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, लेकिन कचरा नहीं फैलाता है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ एन एविडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास। भारत मतलब कि भारत को इतना है आशीर्वाद मिला है, इतना सामान है इसके पास, ब्लेस आप एक तरह से बोल सकते हैं कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि उसके पास ये सब चीज़ें, सनलाइट तो सभी के पास होगा पूरे देश में, पानी भी। और बायोमास एंड फ्यूल्स लाइक LPG, CNG एंड बायोमास आर क्लीनर एंड बेटर फ्यूल, ये सब साफ भी होते हैं, ज़्यादा कचरा भी नहीं फैलाते। देखते हैं हमारे घर के किचन में हमेशा LPG यानी कि ये सिलेंडर में जो गैस भरा होता है वो कचरा थोड़ी फैलाता है, उसको मम्मी लोग चालू करके हमारे खाना बनाती है, वो कचरा धुआं नहीं छोड़ता है, खाली जलता है। When burned, biomass and LPG release carbon dioxide, but it relatively smaller amount। जब ये जलते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे कि स्मॉलर अमाउंट, या फिर ये एकदम ना मात्रा की छोड़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कम छोड़ते हैं। When biomass crops are grown, a significant amount of carbon dioxide is consumed through photosynthesis। जब ये जो बायोमास क्रॉप्स होते हैं, बायोमास के क्रॉप यानी कि ये बोल सकते हैं आप, जैसे आटा चावल की हम खेती करते हैं तो वैसी इसकी भी खेती होती है। ये एक तरह से
पदार्थ होता है हमारा, जैसे कि इसको बायोमास को आप बोल सकते हैं, ये भी एक तरह से खाने का ही सामान होता है कि ये जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो जानते हैं हम लोग जानते हैं कि हर एक जो भी प्लांट प्रोडक्ट है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक। और नेचुरल गैस इज़ अ क्लियर फ्यूल एज इट प्रोवाइड रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। नेचुरल गैस हमें बहुत ही कम पोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ चुके हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। It has fewer emission that coal and petroleum product also it leave virtually and ash particles after burning। ये बहुत ही कम एश पार्टिकल्स कचरा छोड़ते हैं बर्निंग के बाद। For our future and present day energy need, we need to look for alternative cleaner source such as solar energy, tidal, geothermal energy, हाइडल एनर्जी एंड बिना। हम अपने फ्यूचर के लिए कम कचड़े वाला और रिन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी करने की कोशिश कर रही है। दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण को सुरक्षित रखने में एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क को ये कम करने में बहुत सहायता करती है। फ्यूचर फॉसिल फ्यूल्स आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल एंड फ्यूचर जनरेशन, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है फॉसिल फ्यूल जो हमारे बचे होंगे। अब फ्रेंड्स, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैप्टर के मैं MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सब और क्वेश्चन आंसर्स सब आपको अगले वीडियो में बना के आपके लिए अगले वीडियो में डाल दूँगा, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि इस चैप्टर का हो सकता है मेरे पास है, मैं उन्हें भी इसके साथ साथ डाल दूँगा एक दूसरे वीडियो में।